स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं हम क्लास 6 के साइंस का चैप्टर नंबर 9। उसमें हमने कुछ हैबिटेट्स के बारे में पढ़ा था, टेरेस्ट्रियल और माउंटेनियस हैबिटेट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, डेजर्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम आते हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स पर, जिसमें यानी हम ऐसे हैबिटेट्स की बात करेंगे जिसमें जो कि पानी जहाँ पर होता है। ठीक है, तो पानी के बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारे ऐसे जगह होती हैं जहाँ पर हमें पानी अवेलेबल होता है और वहाँ पर अलग अलग टाइप के जानवर या पौधे हमको देखने को मिलते हैं। तो पहला आता है ओशंस, जो कि सबसे बड़ी वाटर बॉडी कही जाती है। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ फिश आर अडेप्टेड टू लिव इन द सी। ठीक है, तो फिश की बॉडी ऐसी होती है, उसके स्ट्रीम लाइन्ड स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। वो अडेप्ट हो जाती है कि पानी में वो कैसे स्विम करेगी, कैसे सांस लेगी, उसके फिन्स होते हैं। मैनी अदर सी एनिमल्स हैव स्ट्रीम लाइन्ड बॉडीज़। तो ऐसे ही जैसे फ़िश की शेप होती है बॉडी की, ऐसे ही बहुत सारे और स्ट्रीम लाइन बॉडीज़ होती है जो सी एनिमल्स की, जिससे कि वो वाटर में इजीली मूव कर सकें। देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस। ठीक है, इस तरह के एनिमल्स के नाम हैं ये, विच डू नॉट हैव दिस स्ट्रीम लाइन शेप। इनकी अगर आप ऑक्टोपस के बारे में तो आप बहुत ईजिली सब लोग जानते हैं कैसा होता है, 8 उसके हाथ होते हैं, तो स्ट्रीम लाइन शेप उसकी नहीं होती है। ठीक है, तो दे स्टे डीपर इन द ओशन। वो ओशन में थोड़ा गहराई में जाके रहते हैं, बिल्कुल सरफेस पर नहीं आते हैं। नियर द सी बेड और एंड कैच द प्रे दैट मूव्स टुवर्ड्स देम। और वो सी बेड के पास रहते हैं, जैसे ही शिकार उनके पास आता है वो उसको पकड़ लेते हैं। हाउ एवर वैन दे मूव इन द वाटर, लेकिन जब वो पानी में चलते हैं तो दे मेक देयर बॉडी शेप स्ट्रीम लाइन। वो वैसे तो स्ट्रीम लाइन शेप के नहीं बने होते हैं, लेकिन जब वो वाटर में मूव कर रहे होते हैं तो अपनी बॉडी के शेप को स्ट्रीम लाइन शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरह के एनिमल्स के गिल्स होते हैं, जैसे हमारे लंग्स होते हैं, जिससे कि वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को सांस के थ्रू ले सकें। देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन्स एंड वेल्स। ठीक है, और जैसे इनके नाम हमने सुने, सी एनिमल्स हैं ये भी, डॉल्फिन्स और वेल्स, जिनके क्या नहीं होते, गिल्स नहीं होते। तो वो कैसे ब्रीथ करते हैं? वो एयर को ब्रीथ करते हैं थ्रू नॉस्ट्रिल्स, जैसे हमारे नाक के नॉस्ट्रिल्स होते हैं ऐसे ही उनके भी होते हैं, या ब्लो होल्स इनको बोलते हैं, मतलब नॉस्ट्रिल, उनके नॉस्ट्रिल को हम ब्लो होल्स बोलते हैं। दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट्स ऑफ देयर हेड, जो उनके सर के ऊपर के पार्ट पर लोकेटेड होते हैं। जैसे कि अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये जस्ट गूगल दीज एनिमल्स एंड सी देयर पिक्चर्स, और हर चीज़ को, हर बॉडी पार्ट को लोकेट करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आप गो थ्रू हो जाएंगे। व्हेन यू मेक द पिक्चर इन योर माइंड ऑफ सर्टन एनिमल्स और प्लांट्स, तो देन विल हार्डली फॉरगेट देम and you will automatically know about the information when you are asked in the examination. This allows them to breathe in air. तो अभी जो ब्लो होल्स सर पर हैं, इससे क्या होता है कि वो एयर में ब्रीथ कर पाते हैं when they swim near the surface of water। क्योंकि जैसे वो, अब वैसे तो गहराई में रहते हैं, लेकिन मोस्टली जब वो सरफेस पर आते हैं तो बाहर जो एयर से हवा लेते हैं, क्योंकि उन्हें हवा लेने के लिए, सांस लेने के लिए एयर के मतलब पानी से थोड़ा ऊपर आना पड़ता है। ऐसे पानी के अंदर रह कर ही वो सांस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उन्हें एयर से लेनी है हवा, वो ब्रीदिंग एयर के थ्रू करनी है। तो जैसे ही वो सरफेस ऑफ वाटर पर आते हैं तो वो इसी नॉस्ट्रिल्स के थ्रू हवा को इनहेल कर पाते हैं। दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन उनकी कैपेसिटी इतनी है कि वो पानी के अंदर बहुत समय तक रह सकते हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस की कैपेसिटी इतनी शायद ना हो, प्रैक्टिस करने पर भी इतनी नहीं होगी, लेकिन इनकी होती है। बिना ब्रीथ करे भी ये रह सकते हैं पानी के अंदर। दे कम आउट टू द सर्फेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो कुछ टाइम इंटरवल पर, जैसे उनको नीड फील होती है, वो सरफेस पर आते हैं ब्रीथ करने के लिए। डिड यू एवर सी दिस इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ डॉल्फिन्स इन टेलीविजन प्रोग्राम? देखते हो ना डॉल्फिन, जैसे हम कभी कोई शो देख रहे हो, उसमें डॉल्फिन्स देख रहे हो, तो वो क्या करते हैं, ऊपर आती हैं फिर अंदर डाइव कर जाती हैं। तो इस तरह की डॉल्फिन्स वो ब्रीथ करने के लिए ऊपर आती हैं। नेक्स्ट हमारी वाटर बॉडी है पॉन्ड्स एंड लेक्स। ठीक है, दीज आर वेरी स्मॉल वाटर बॉडीज एज कम्पेयर टू द ओशंस एंड सीज। हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन पॉन्ड्स? आपने पॉन्ड्स में कुछ प्लांट्स को ग्रो होते हुए देखा होगा, लेक्स में, रिवर्स में, ठीक है, होते हैं, इनमें भी पौधे होते हैं, और यहाँ तक कि कुछ नालों में भी उग जाते हैं। तो गो ऑन द फील्ड ट्रिप टू अ नियर बाई पॉन्ड। आप आसपास के जो खेत हो उस पर जाइए, जिससे आपको वहाँ पे आसपास पॉन्ड नज़र आएगा, यानी कि तालाब नज़र आएगा। इफ़ पॉसिबल एंड ट्राई टू ऑब्जर्व दीज काइंड ऑफ प्लांट्स, द काइंड ऑफ प्लांट्स एंड विच आर सीन देयर। तो जिस तरह के पेड़ पौधे आपको वहाँ दिखते हैं, देखिए, ऑब्जर्व करिए, उनके पत्ते देखिए, उनके स्टेम्स और रूट्स देखिए किस टाइप के होते हैं। इनमें से जो कुछ प्लांट्स हैं, उनके जो रूट्स हैं वो सॉइल में बिल्कुल फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब जड़ उनकी जम गई है अंदर जाकर, बिलो द वाटर। देखिए जैसे ये है,
ये पानी है यानी कि पॉन्ड्स वगैरह हैं, इनके आसपास ये पौधे हैं। सम एक्वेटिक प्लांट्स फ्लोट ऑन वाटर, देखो कुछ तो ऊपर आ रहे हैं। सम हैव रूट्स, दे रूट फिक्स्ड इन द सॉइल एट द बॉटम, इस पौधे की रूट तो यहाँ फिक्स है बॉटम पर। और कुछ एक्वेटिक प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन, और ये पूरे डूबे हुए हैं, दीज आर कॉल्ड सबमर्ज्ड इन वाटर। फिगर 9.9 थी, ठीक है। इसमें हमने देखा इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, जो हमारे ज़मीन पर उगने वाले प्लांट्स होते हैं जो पानी में नहीं होते हैं, उनकी जो रूट्स होती है नॉर्मली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट्स को और पानी को मिट्टी के थ्रू, क्योंकि हम मिट्टी में हर चीज़ डालते हैं, वो मिट्टी से एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर बाकी पौधे तक पहुंचा देती है। हाउएवर लेकिन एक्वेटिक प्लांट्स में रूट्स थोड़ी छोटी होती है, मतलब एज़ कम्पेयर टू द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, इसमें छोटी होती हैं रूट्स। एंड देयर मेन फंक्शन इज़ टू होल्ड द प्लांट इन द प्लेस, तो उनका मेन यही होता है कि वो पौधे को उसकी जगह पर टिका के रख सकें। द स्टेम्स ऑफ दिस प्लांट्स आर लॉन्ग, इनके अब जब आधी पार्ट मतलब रूट बिल्कुल ज़मीन में जाके धसी हुई है और प्लांट पूरा बाहर आ रहा है, ठीक है, नदी से या पॉन्ड से, तो आप क्या करेंगे, उसके स्टेम्स थोड़े लंबे होंगे, हॉलो होंगे यानी अंदर से खोखले होंगे, उसमें मतलब मटेरियल नहीं होगा, और लाइट होंगे। अब हॉलो हैं तो लाइट वेट होते हैं। तो द स्टेम्स ग्रो अप टू द सरफेस ऑफ वाटर वाइल द लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। अब क्या करते हैं, स्टेम्स इतने बड़े हो जाते हैं कि वो पानी के ऊपर तक आ जाते हैं, और जो उसकी लीव्स और फ्लावर्स होते हैं वो वाटर के सरफेस पर तैरते रहते हैं। कुछ एक्वेटिक प्लांट्स सबमर्ज्ड भी होते हैं, डूबे हुए भी होते हैं पानी में, और सारे पार्ट्स इस तरह के प्लांट्स के पानी के नीचे ही होते हैं। कुछ इन प्लांट्स में से नैरो होते हैं, थिन रिबन लाइक लीव्स होती है उसकी, ठीक है। एंड दिस कैन बेंड इन द फ्लोइंग वाटर, ये झुक भी जाते हैं, इतने मतलब हल्के होते हैं, थिन होते हैं कि ये फ्लोइंग वाटर में बेंड हो जाते हैं वाटर की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। एंड इन सम सबमर्ज्ड प्लांट्स लीव्स आर ऑफन हाईली डिवाइडेड। जैसे कुछ सबमर्ज्ड प्लांट्स में ऐसा होता है, लीव्स थोड़ी डिवाइडेड होती हैं, जैसे थ्रू विच द वाटर कैन इजीली फ्लो थ्रू डैमेजिंग विदाउट डैमेजिंग दैम, क्योंकि उनकी पत्तियाँ ही ऐसी होती है कि वाटर उनको डैमेज ना कर सके, इसलिए वो खुद ही डिवाइड हो जाती है और पानी इजीली फ्लो कर जाता है उनको बिना डैमेज किए हुए। फ्रॉग्स जो होते हैं, आपने मेंढक के बारे में सुना होगा, वो पॉन्ड्स में रहते हैं। फ्रॉग्स कैन स्टे बोथ इनसाइड एंड वाटर, इनसाइड द वाटर एज वेल एज दे मूव ऑन द लैंड, ठीक है। पानी में भी रह लेते हैं, लैंड में भी रह लेते हैं। उनके स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स होते हैं, देखिए आप उनके अगर स्ट्रक्चर को देखें तो क्या होगा, लेग्स जो होंगे पीछे वाले थोड़े लंबे होते हैं, इससे क्या होता है वो जंप मारकर कैच कर सकते हैं अपनी प्रे को, ठीक है, इसलिए पीछे की टांगें थोड़ी लंबी होती हैं। और उनके वेब्ड फीट होते हैं, ठीक है, इस तरह के फीट होते हैं उनके, यहाँ पर जालीदारी ऐसे फीट होते हैं, इससे क्या होता है वो पानी में तैर सकते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया ओनली फ्यू कॉमन एनिमल्स एंड प्लांट्स कंपेयर टू द वाइड वैरायटी दैट लिव ऑन द डिफरेंट हैबिटेट्स। हमने अभी कुछ कॉमन एनिमल्स के बारे में ही पढ़ा है, मतलब लेकिन वैरायटी बहुत है अलग अलग हैबिटेट्स में, ऐसा नहीं है कि हमने एक दो एनिमल्स के बारे में पढ़ा तो उतने ही हैं। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दैट वेरी वाइड वैरायटी इन प्लांट्स अराउंड यू। तो अब हमने एनिमल्स की बात तो की है, तो प्लांट्स भी देखे हैं अपने अलग अलग टाइप के। व्हेन यू प्रिपेयर्ड हर्बेरियम, जब आप एक जैसे एक्वेरियम होता है ऐसे हर्बेरियम आप प्रिपेयर करते हैं एज अ पार्ट ऑफ सजेस्टेड एक्टिविटी इन चैप्टर 7 में देखा था हमने। इमेजिन द काइंड ऑफ वैरायटी दैट यू कुड सी इन द हर्बेरियम। अब किस किस टाइप के आप पौधे लगा सकते हैं उसमें, किस टाइप की उनकी लीव्स होती हैं जो अर्थ के अलग अलग रीजन से आती हैं, आप ऐसा बना सकते हैं। अब है टॉपिक 9.4 दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। वी वेंट ऑन अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। अब हमने पढ़ लिया सारे हैबिटेट्स को, आप सारे वीडियोस को जब एक साथ देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें टॉपिक्स एक साथ लगेंगे, ठीक है। आप एक टॉपिक को ना लेके अगर आपको ये चैप्टर पूरा पढ़ना है तो सारे वीडियोस को एक साथ देखें। एंड डिस्कस्ड मैनी प्लांट्स, हमने हैबिटेट्स पढ़े, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। इन एक्टिविटी 1 में लिस्टेड ऑब्जेक्ट्स, पहले एक्टिविटी जो हमने की थी उसमें हमने ऑब्जेक्ट्स, प्लांट्स और एनिमल्स जो कि अलग अलग सराउंडिंग्स में मिलते हैं, हमने उसकी एक लिस्ट बनाई थी। सपोज करिए कि वी स्टॉप अ वाइल, हम थोड़े समय के लिए रुके और सोचें कि जो एग्जाम्पल हमने उस लिस्ट में लिखे थे क्या वो सारे लिविंग हैं। लेट्स थिंक ऑफ द एग्जाम्पल्स फ्रॉम ए फॉरेस्ट। जैसे हमने फॉरेस्ट का एक एग्जाम्पल लिया, उसमें ट्रीज़ लिखे थे हमने, क्रीपर्स, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स, बर्ड्स, स्नेक्स, इंसेक्ट्स, रॉक्स, सॉइल, वाटर, एयर, ड्राई लीव्स, डेड एनिमल्स, मशरूम्स एंड मॉस में भी ओनली सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये तो सारी ये चीज़ें हमने लिखी थी, पर इसमें सब लिविंग नहीं है। जैसे रॉक्स दैट आर नॉट लिविंग, ठीक है, ड्राई लीव्स
are not living. Things of the objects that you can see around you at this moment and group them as living and non-living. अब आपको non-living और living में इनको classify करना है. जो भी चीज़ें आप सोचेंगे अपने आसपास की, इन सम केसेस इट इज़ ईजी फॉर अस टू नो. कुछ केसेस में तो हमें पता चल जाता है कि कौन सी लिविंग है और कौन सी नॉन लिविंग है. फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट द ऑब्जेक्ट्स लाइक चेयर एंड टेबल आर नॉट अलाइव. ठीक है, पता है हमको लिविंग नहीं है. पहली वॉज रीडिंग दिस राइम फॉर कंप्लीट नॉन सेंस रिटन बाय, दिस इज़ द पोम. ठीक है, इसमें क्या है, पढ़ रही थी वो, एडवर्ड लेयर ने लिखी है ये, जैसे ये वाली है. ठीक है, सेट द टेबल टू द चेयर, ऐसा बोला गया है इसमें जैसे एज इफ टेबल वॉज अलाइव एंड चेयर वॉज ऑल्सो अलाइव. चेयर कैन लिसन टू द टेबल एंड टेबल कैन स्पीक अप टू चेयर. ऐसा कुछ इमेजिन किया गया है. इन पोएम, इन पोइट्री हम वी कैन इमेजिन, बट इन रियलिटी दीज आर नॉट लिविंग थिंग्स. यू कैन हार्डली बी अवेयर हाउ आई सफ़र. मतलब वी डू नॉट नीड टू गो थ्रू ऑल द पोएम. लेकिन हमको इस पता चल रहा है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन दैट टेबल इज़ टॉकिंग टू द चेयर. इट मीन्स द पोएट इज़ कंसिडरिंग टेबल टू बी लिविंग. ठीक है, बट इन रियलिटी इट इज़ नॉट लिविंग, वी ऑल नो. अब क्या है, पहले जो ने ये इस पोएम को पढ़ा और उनको बहुत फ़नी लगी, क्योंकि वो तो जानते थे कि चेयर और टेबल तो अलाइव नहीं है एंड इट कैन नॉट टॉक और वॉक. तो वाई अ पोएट कैन थिंक ऑफ लाइक दैट. And chair, table, stone or a coin are not alive. ठीक है, similarly we do not know that we are alive and so are all the people of the world. तो इसी तरीके से कुछ लोग ज़िंदा हैं दुनिया में और कुछ नहीं है. We also see animals around us that are so full of life, dogs, cats, monkeys, squirrels, insects and many others. ठीक है, we do not know, how do we know that something is living. अब हमें पता कैसे चलता है कि कोई चीज़ लिविंग है या नहीं, मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से हमें पता चलता है कि ये लिविंग्स है कि नहीं. ऑफन इट इज़ नॉट सो ईजी टू डिसाइड. इतना आसान नहीं है हम डिसाइड कर पाएँ. वी आर टोल्ड दैट प्लांट्स आर लिविंग. हमको ये बताया गया है कि प्लांट्स लिविंग होते हैं, बट दे डू नॉट मूव लाइक अ डॉग और अ पिजन. लेकिन वो मूव तो नहीं कर पाते डॉग और पिजन की तरह. ऑन द अदर हैंड कार और बस मूव तो कर सकती हैं, लेकिन हम उनको नॉन लिविंग मानते हैं. तो प्लांट्स और एनिमल्स अपीयर टू ग्रो इन साइज. प्लांट्स और एनिमल्स साइज़ में बड़े होते हैं समय के साथ, लेकिन देन टाइम्स के साथ क्लाउड्स भी तो स्काई में हमें बड़े हुए नज़र आते हैं. क्या वो लिविंग होते हैं? नहीं. डज इट मीन दैट क्लाउड्स आर लिविंग? नो. सो हाउ डज वन डिस्टिंग्विश. तो क्या ऐसा हम क्या देखें जिससे हमें सर्टेनली पता चल जाए कि कोई चीज़ लिविंग है या क्या नहीं है. डू लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक देम वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग. तो कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के होते हैं जो नॉन लिविंग से उनको बिल्कुल ही डिफ्रेंशिएट कर देते हैं. यू आर अ वंडरफुल एग्जाम्पल. आप खुद एक एग्जाम्पल हैं एक लिविंग बीइंग का. तो व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डू यू हैव विच मेक अ. तो क्या ऐसे अंदर आपके खास बात है जो नॉन लिविंग थिंग से आपको अलग बनाती है. लिस्ट अ फ्यू ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स नोट इन योर नोटबुक. आप अपने अंदर जो नॉन लिविंग से कुछ डिफरेंट देख रहे हैं, आप उसकी नोटबुक में कुछ लिख सकते हैं. एंड लुक एट योर लिस्ट. अपनी लिस्ट देखिए, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को मार्क कीजिए जो आपने लिस्ट किए हैं, और आपको वो सारे कुछ एनिमल्स और प्लांट्स में भी नज़र आएंगे. तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स परहैप्स कॉमन है सारे लिविंग थिंग्स में, लाइक जैसे कि डू ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड. क्या सारे ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है. चैप्टर 1 और 2 में हमने देखा था कि दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड हाउ एसेंशियल इट इज़ टू एनिमल्स एंड टू अस. ठीक है, तो जो भी लिविंग होगा उसको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, फूड की ज़रूरत होगी. वी हैव ऑल्सो लर्न दैट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से. एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड है क्योंकि प्लांट्स खाना बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस से, और एनिमल्स उन प्लांट्स को खा रहे हैं या उन दूसरे जानवरों को खा रहे हैं जो प्लांट्स को खा चुके हैं. ठीक है, फूड गिव्स ऑर्गेनिज्म द एनर्जी. फूड क्या करता है, सारे ऑर्गेनिज्म को एनर्जी देता है बढ़ने के लिए. ऑर्गेनिज्म ऑल्सो नीड एनर्जी फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस. ऑर्गेनिज्म को भी ज़रूरत होती है बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए. मतलब ज़िंदगी जीने के लिए हम रेस्पिरेशन करते हैं, डाइजेशन भी करते हैं, ठीक है, एक्सक्रीशन भी करते हैं. ऐसे बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं जो हमारी बॉडी में चलते हैं. तो सारे ऑर्गेनिज्म को ये सब एनर्जी ज़रूरत होती है अपने अंदर. डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ. क्या सारे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है. अब हम ग्रोथ के पैटर्न पर हम इनको जज कर रहे हैं. डज द कुर्ता यू हैड 4 years बैक. ठीक है, आपने
जो 4 साल पहले एक कुर्ता खरीदा था, क्या अभी भी आपको फिट होता है? यू कैन नॉट वेयर इट एनी मोर। ये बच्चों के बारे में है, जो फुल ग्रोन अप एडल्ट है उनके बारे में नहीं है, ठीक है। आप उसको आज नहीं पहन सकते, वो बड़ा छोटा हो चुका है आपके लिए। असल में वो छोटा नहीं हुआ है, आप बड़े हो गए, ठीक है। यू मस्ट हैव ग्रोन टॉलर ड्यूरिंग दीज ईयर्स। आप बड़े हो गए होंगे इन ईयर्स में। हाउ यू मे नॉट रियलाइज इट बट यू आर ग्रोइंग ऑल द टाइम, इन फ्यू मोर ईयर्स यू विल बिकम एन एडल्ट। तो आपको चाहिए रियलाइज़ ना हो, लेकिन आप बड़े हो चुके हैं कुछ सालों में और आप एक एडल्ट बन जाएंगे। यंग वंस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इन टू एडल्ट्स। छोटे बच्चे एडल्ट बनते हैं। यू वुड श्योरली हैव वेट नोटिस्ड पप्स ग्रो इनटू एडल्ट्स। जैसे कि ये पपीज़ हैं, पपी देखा होगा एडल्ट्स में हो जाते हैं। चिक जो हैच हो जाता है फिर वो एक हैन बन जाता है, ठीक है। एग्स में से जो निकला या कॉक बनेगा या हैन बनेगा। प्लांट्स भी बढ़ते हैं, अपने आसपास देखिए कुछ प्लांट्स जो पर्टिकुलर टाइप के हैं, कुछ बहुत स्मॉल और यंग हैं, कुछ बड़े हैं। तो ये सब अलग अलग स्टेजेस में हो सकते हैं ग्रोथ की। इन प्लांट्स को देखिए, आफ्टर फ्यू डेज एंड वीक्स यू मे फाइंड दैट सम ऑफ देम हैव ग्रोन इन साइज। ग्रोथ सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स। तो ये ग्रोथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सारे लिविंग बींग्स में, लिविंग थिंग्स में होगा, ठीक है। डू यू थिंक नॉन लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ? डू ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर? हम रेस्पिरेशन यानी सांस लेने के हिसाब से सोच। कैन वी लिव विदाउट ब्रीदिंग? ठीक है, सांस लेने के हिसाब से हम सोचते हैं। क्या जब हम इनहेल करते हैं तो एयर क्या करती है, हमारी बॉडी से बाहर निकलती है और अंदर आती है। जब हम ब्रीथ करते हैं तो एयर अंदर से बाहर की साइड आती है। ब्रीदिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है रेस्पिरेशन प्रोसेस का, यानी सांस लेना। इन रेस्पिरेशन सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रीद इन इज़ यूज बाय द बॉडी। तो जो हमने सांस के थ्रू, हवा के थ्रू ऑक्सीजन दी है, कुछ तो बॉडी यूज़ कर लेगी और हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर इस प्रोसेस में बनेगी, ठीक है। सांस लेने की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और हम उसको बाहर निकाल देते हैं। तो जो ये प्रोसेस है ब्रीदिंग का एनिमल्स में, जैसे काउज, बुफेलोज, डॉग्स, कैट्स, ये सब करते हैं, ह्यूमंस भी करते हैं। तो ऑब्जर्व एनी ऑफ वन ऑफ दीज एनिमल्स वाइल दे आर टेकिंग रेस्ट। तो रेस्ट पे आप सोचिए, देखिए उनको, नोटिस करिए कि उनकी एब्डोमेन है, उनका पेट हिलता रहता है। तो जो स्लो मूवमेंट इंडिकेट करती है कि ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको लिविंग और नॉन लिविंग में पहचान करने के लिए ये सब चीज़ें देखनी है। रेस्पिरेशन इज़ नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स। रेस्पिरेशन हर लिविंग ऑर्गेनिम्स के लिए ज़रूरी है। इट इज़ थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के थ्रू ही बॉडी फाइनली एनर्जी ऑब्टेन करेगी। किसके थ्रू, मतलब किससे लेगी, जो आपने खाना खाया है उसके थ्रू एनर्जी लेगी, रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं वो डिफरेंट मैकेनिज्म यूज़ करते हैं गैसेस को एक्सचेंज करने का, सबका एक सा प्रोसेस नहीं होता है। तो विच इज़ अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन प्रोसेस। फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म्स जो होते हैं वो अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं। फिश हमने देखा था कि गिल्स यूज़ करती हैं ऑक्सीजन जो पानी में घुली हुई थी उसे यूज़ करने के लिए। गिल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को पानी से लेकर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं क्या? एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स मेनली टेक्स प्लेस थ्रू लीव्स, ठीक है। पत्तियाँ करती हैं उसमें ये काम प्लांट्स में। जो लीव्स होती हैं वो एयर लेती है टाइनी पोर्स के थ्रू, यानी छेद होते हैं थोड़े पत्तियों में, थोड़े थोड़े छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है। इसके थ्रू वो हवा लेती हैं और यूज़ करती हैं ऑक्सीजन को। दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर। अब आप सोचेंगे कि प्लांट्स के बारे में तो हमने पढ़ा है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। हमने देखा था कि सनलाइट में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है, आपको ध्यान से समझना है कि प्लांट भी रेस्पायर करते हैं, वो भी ऑक्सीजन लेते हैं, बट किस टाइम पर, जब सनलाइट नहीं होती। जब सनलाइट है तब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और खाना बनाएंगे और ऑक्सीजन छोड़ेंगे। तो ऑक्सीजन जितना वो रिलीज़ करते हैं इस प्रोसेस में, फूड बनाने की प्रिपरेशन में, वो बहुत ज़्यादा है उस ऑक्सीजन से जो कि वो रेस्पिरेशन में यूज़ करेंगे रात को, ठीक है। रात को वो रेस्पायर करते हैं और दिन में वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस में वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन वो जब ऑक्सीजन अंदर ले रहे होते हैं रात को वो बहुत कम लेते हैं, लेकिन जब वो दिन के टाइम ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं। इसीलिए रेस्पिरेशन, तो वो इसलिए मेनली हम ये मानेंगे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ही ज़्यादा ले रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेस्पिरेशन नहीं करते, वो भी करते हैं। रेस्पिरेशन प्लांट्स में टेक्स प्लेस डे एंड नाइट, दोनों टाइम चलता रहता है।
लेकिन खाना बनाने के प्रोसेस में हमें कार्बन डाइऑक्साइड ही यूज़ करना है, आपको ध्यान रखना है। तो अब हम इसका बाकी पार्ट अगले वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। कोई प्रॉब्लम या कोई भी क्वेश्चन आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।